गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देख रहे हैं आपके मौलिक अधिकार में अंतिम अधिकार जो आपका था, बाकी को हमने पहले देख लिया है। अंतिम अधिकार अनुच्छेद 32 का आपका था और वह था संवैधानिक उपचार। ओके, एक चीज बतलाइए बाबू, हमने कहा कि मौलिक अधिकार 6 हैं और 6 मौलिक अधिकार को हमने 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32 में रखा था। क्लियर? तो ये 5 तो मौलिक अधिकार हैं और हमने उस समय चर्चा में कहा था कि संवैधानिक उपचार जो है, इसके द्वारा हम अपने मौलिक अधिकारों को बहाल करवाते हैं। तात्पर्य क्या था बाबू? कि हमने ये कहा कि अगर राज्य की अति है, राज्य की अति के विरुद्ध यह एक गारंटी है ना मौलिक अधिकार, और अगर मेरे मौलिक अधिकार को न्यून किया जाता है, कम किया जाता है, समाप्त किया जाता है या किसी प्रकार से मेरे मौलिक अधिकार पर प्रहार हुआ, तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे, न्यायालय, और न्यायालय की शरण में जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि अपने मौलिक अधिकार को बहाल करवाने के लिए याचिका डालेंगे। और याचिका क्या कहलाएगी? रिट, WRIT, रिट याचिका। तो ये रिट याचिका जो डालेंगे, इसके द्वारा मेरे मौलिक अधिकार को फिर से बहाल कर दिया जाएगा, यानी कि हमारा एक रिमेडी जो है मौलिक अधिकार के हनन के मामले में वो यह दिया। ठीक है, और यह खुद में एक मौलिक अधिकार भी है, समझिएगा। ओके, संवैधानिक रूप से ये संवैधानिक उपचार यानी कि रिट की जो अधिकारिता है, ये 32 में सुप्रीम कोर्ट को है और 226 में हाई कोर्ट को है, अन्य अदालतों को ये प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो आप इसे समझें कि यह खुद में एक मौलिक अधिकार है और तमाम मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवाने वाला, लागू करवाने वाला माध्यम भी यही होगा। क्लियर? ओके, आप इसे इस तरह से समझें कि जैसे कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में माना जाता है 4 पुरुषार्थ है ना। ठीक है, धर्म है, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के ऊपर काम है, काम के ऊपर मोक्ष है। ये क्रमिक है बाबू। ठीक है, मोक्ष है। ओके, तो इन तीनों का सम्यक पालन करने से चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी। तो ये खुद में भी पुरुषार्थ है और तमाम पुरुषार्थों को प्राप्त करने के सम्यक पालन से इसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि तात्पर्य कि तमाम पुरुषार्थों का लक्ष्य भी यही है। मोक्ष स्वयं में लक्ष्य भी है और मोक्ष स्वयं में एक पुरुषार्थ भी है। ठीक उसी तरीके से हमारा यह संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32, यह खुद में एक मौलिक अधिकार है और तमाम मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवाने का मार्ग भी यही है। इसके अधीन सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार प्राप्त है, वो है रिट याचिका पर, यानी कि रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार। और ये रिट जो हमारे यहाँ जारी होता है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा होता है। इंग्लैंड में ये राजा के नाम से जारी होता है। ठीक है, तो हम ये कहें कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को जो रिट की अधिकारिता है उसमें 5 प्रकार के रिट हैं। पहला रिट जो है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो है वो है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड को वारंटो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया, इसका मतलब निरुद्ध व्यक्ति। निरुद्ध व्यक्ति मतलब, ठीक है, आपको पीटी में पूछ देता है हिस्ट्री सेक्शन में, अनिरुद्ध किनके पुत्र थे। ठीक है, तो भागवत परंपरा में आप देखेंगे तो निरुद्ध का मतलब हुआ जिसे बंधन दिया गया होगा, अनिरुद्ध जिसे बंधन नहीं। तो निरुद्ध व्यक्ति
बंदी का अर्थ क्या हुआ, यानी वैसा व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हो, ठीक है, आप उसे ही बंदी कहते हैं, उसे गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया। हमने कहा था ना आर्टिकल 22 में ये कहा गया था कि व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी अदालत में पेश किया जाएगा। नजदीकी अदालत से तात्पर्य है कोई आदमी झारखंड में अपराध करता है और भाग जाता है, मान लीजिए मद्रास चला गया तो और वहाँ अरेस्ट होता है, तो पहले उसे मद्रास के कोर्ट में ये उपस्थित किया जाएगा, फिर वहाँ से रिमांड पर फिर उसे यहाँ लाया जाएगा। क्लियर? तो नज़दीकी अदालत में जैसे अरेस्ट हुआ उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना है। मान लीजिए कि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी को शक के आधार पर या किसी कारण से उठाया, अरेस्ट किया, और उसे अदालत में पेश नहीं कर रही है पुलिस, तो वैसे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका डालेगा और इस पर जो रिट जारी होगा वो हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी होगा। इसका अर्थ होता है हमारे सामने सशरीर पेश करो। कोर्ट में आपकी पेशी दो तरीके से होती है कि या तो आप खुद जाते हैं या आपके वकील जाते हैं। यहाँ पे वकील नहीं, किसी अन्य माध्यम से नहीं, सशरीर जो बंदी व्यक्ति है उसे सशरीर उपस्थित करो हमारे सामने। क्लियर? यहाँ पे मैं एक बात खास बताऊं कि ये अभी तक हमने जो चर्चा की कि पुलिस उठा लेती है, किसी को गिरफ्तार कर लेती है वगैरह वगैरह, यह प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध है, प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। अब मान लीजिए कि ये साहब हीरो बनने के लिए मुंबई भाग जाएं और इनके घर के लोग मेरे ऊपर शक करें और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका डाल दें, यह रिट जारी हो सकता है प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध। मेरी जवाबदेही हुई कि इन्हें पकड़ कर ला के यहाँ इन्हें जिसके विरुद्ध जारी हुआ यानी कि उस व्यक्ति को जिसे निरुद्ध किया गया, निरुद्ध व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि ये प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकता है। ओके, परमादेश दूसरा जो था वह था परमादेश। परमादेश का मतलब हुआ, समझ में आ ही रहा होगा मैंडेमस का, परम आदेश। इसके द्वारा न्यायालय किसी लोक सेवक को, इस वर्ड पे गौर करेंगे, लोक सेवक को यह आदेश देता है कि वे दायित्व पूरे करो जिससे आबद्ध हो, बंधे हो। तो ऑब्वियसली ये प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगा। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध यह परमादेश जारी नहीं होगा। ये जब भी जारी होगा किसी लोक सेवक के विरुद्ध जारी होगा। क्लियर? तीसरा जो है उत्प्रेषण। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वो ये अधिकारी आपका काम अगर ऑफिस में नहीं करता, बड़ा ही आसान सा एक एग्जाम्पल होता है, आप लोग सभी जानते होंगे, डीटीओ ऑफिस। तो डीटीओ ऑफिस में अगर आपका ये रिन्यू नहीं हो रहा है लाइसेंस आदि आदि, तो आप वहाँ जो एप्लीकेशन डालते हैं और अगर नहीं होता है तो आपको हक है कि आप ये परमादेश प्राप्त करें हाई कोर्ट से, और परमादेश पर भी अगर नहीं करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा, उसका करना तो उसको पड़ेगा ही। ठीक है, मैंने उस ऑफिस का इसलिए एग्जाम्पल लिया कि लगभग पूरे राज्य में, क्या कहूँ पूरे देश में, डीटीओ ऑफिस के बाहर छोटी छोटी गुमटियाँ जो हैं काम उसी के थ्रू होता है, इसलिए कह रहा हूँ। प्रायः ये जो प्रैक्टिकली देखा जाता है। एनीवे, ठीक है, इसे ऐसा ना माना जाए कि ये कोई ऑन रिकॉर्ड ये होता ही है, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कहा। ठीक है, अब देखिए तीसरा है प्रतिषेध। हमने परमादेश में कहा था ना लोक सेवक, बाबू लोक सेवक न्यायिक पदाधिकारी नहीं है, याद रखेंगे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में जो अंतर है, तो ये लोक सेवक जो है ये कार्यपालिका का हिस्सा है और प्रतिषेध जो है वो न्यायपालिका के लिए है। क्लियर? प्रतिषेध में यह ऊंची अदालत जो है वो निचली अदालत को आदेश देता है, को आदेश देगा कि कार्रवाई तत्काल रोक दो, तत्काल रोक दो, और वह अपने पास रिव्यू के लिए मंगवा लिया। ओके, मैं इस पे इसका थोड़ा इलेबोरेट करने की बात जो है मैं थोड़ी देर में करूंगा। वजह कि इन दोनों के बीच कोई हमारा
ये दिमागी हौच पौच ना हो, पजल्ड ना हो जाए हम। ये उत्प्रेषण जो है इसमें भी यही बातें आएंगी कि निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध कार्यवाही रोक दी जाए, यानी कि ये भी न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध ही होगा, अंतर कहाँ होगा। हम कहते हैं कि उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण यह इसका परमादेश और प्रतिषेध दोनों का मिला जुला रूप है। यानी कि इसमें देखिए, परमादेश में अदालत ने लोक सेवक को कहा ये करो, ये तुम्हारी ड्यूटी है जो तुम नहीं कर रहे हो, और प्रतिषेध में, प्रोहिबिशन में इसने प्रोहिबिट किया, यानी कि जो तुम कर रहे हो उसे रोको। और सर्टियोररी में मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चीजें मिली हुई हैं, यानी कि कुछ करो भी और कुछ ना भी करो। इसका अर्थ ये हुआ कि जब निचली अदालत का फैसला आ गया, फैसला आ गया, निचली अदालत फैसला आ गया, ठीक है, आपने सर्टियोररी यानी कि उत्प्रेषण डिमांड किया, उत्प्रेषण जारी हुआ, तो क्या होगा, निचली अदालत के फैसले पर रोक, अदालत के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक, वो लागू नहीं होगा, क्रियान्वयन पर रोक। फाइल कहाँ जाएगा, ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है वह अपने पास उच्चतर अदालत मंगवा लेगी, ठीक है। यानी कि ये जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊं तो लड़के यहाँ पे कहाँ फंसते हैं आपको बताऊं मैं, ठीक है। देखिए, सही है पहला, ठीक है, परमादेश अदालत के विवेकाधीन है, विवेकाधीन है। दूसरा, प्रतिषेध, ठीक है, निचली अदालत के फैसले के बाद जारी होता है, ओके। तीसरा, उत्प्रेषण निचली अदालत के फैसले के बाद जारी होता है। चौथा, अधिकार पृच्छा, पृच्छा प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रत्याभूत है, व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रत्याभूत है, गारंटेड है। इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रुकने की वजह हमारी यह थी कि मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन जो होता है ना, लड़कों के कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पाते हैं कि हम इसे किस किस तरीके से एंगल से देखें, ओके। परमादेश विवेक के अधीन है, नहीं है। अगर आपने रिट दिया है तो वो जारी करेगा, याचिका आपने डाली है वो रिट जारी करेगा, विवेक पे वो रोक नहीं सकता है। प्रतिषेध निचली अदालत के फैसले के बाद जारी होगा, उत्प्रेषण निचली अदालत। मैं इसी दोनों के बीच अभी उलझ रहा हूं ना। देखिए, हमने क्या कहा, प्रतिषेध में कहा निचली अदालत को आदेश की अपनी कार्रवाई रोक दो, यानी कि फैसले के पूर्व, तो ये लाइन गलत है। और इसमें कहता है उत्प्रेषण में कि निचली अदालत के फैसले पर के क्रियान्वयन पर रोक प्लस फाइल हमारे पास है जो हम देखेंगे, ठीक है। तात्पर्य, तुम कुछ मत करो और कुछ करो, फैसले पर रोक और हमारे पास भेजो, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सही है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन और सर्टियोररी का बेसिक डिफरेंस ये कि एक सर्टियोररी जो है वो बाद में जारी होता है फैसले के, और प्रोहिबिशन जो है वो पहले जारी हो जाएगा, ओके। लेकिन ये दोनों केवल न्यायालय के विरुद्ध ही होगा, कार्यपालिका या प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक हमने सिर्फ एक नाम लिया है, वो पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश भी नहीं, क्योंकि वो लोक सेवक के विरुद्ध था, ओके। अधिकार पृच्छा, को वारंटो, ठीक है। को वारंटो का अर्थ है बाबू कि जब एक लोक सेवक अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम कर दे, तो पूछा अधिकार पृच्छा, तब अदालत पूछती है किस अधिकार से आपने ये काम किया, ठीक है। यानी कि
परमादेश में क्या था, नहीं कर रहा था, तो अदालत ने कहा करो। और यहाँ है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर जाता है जिसमें अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर चला गया, तो ये पूछता है किस हैसियत से आपने कार्य किया। ठीक है, ये ऑब्वियसली ऐसे नहीं पूछेगा। कोई याचिका पड़ेगी, वादी कोई होगा, वह वादी याचिका डालेगा। अब कोर्ट जो है इसमें कह देगा हम जारी नहीं करेंगे, बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह विवेकाधीन है। हमने ऑप्शन बनाया है ना कि परमादेश विवेकाधीन है, परमादेश नहीं, अधिकार पृच्छा विवेकाधीन है, मात्र एक रिट। ठीक है, वो कब जारी करने से मना कर देगा, वादी गफलत में है, वादी को पता ही नहीं है कि जुरिडिक्शन था या नहीं था और वो चला गया याचिका लेकर, तो जारी करने से वो मना कर देगा। ठीक है, पहला वादी गफलत में है, वादी गफलत में है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर दूसरा कोई अन्य विधिक उपचार मौजूद है, संभव है, तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसमें रिट जारी करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ये इसके विवेक के अधीन है। क्लियर? ये 5 ही प्रकार के रिट थे। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक बात कहूँ, जो मैंने शुरू में कहा कि यह एक मौलिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार को लागू करवाने का माध्यम भी यही है। इसलिए तकनीकी ग्राउंड पर न्यायालय किसी रिट याचिका को खारिज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। ओके, हमने एक बात और कही कि रिट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो 226 में सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और 32 में सुप्रीम कोर्ट को। फिर गौर करें कि 32 में सुप्रीम कोर्ट को, 32 भाग 3 का हिस्सा है, इसलिए मौलिक अधिकार है। यानी कि जहां मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, सिर्फ वहीं पर सुप्रीम कोर्ट अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करेगा। लेकिन किसी अन्य मामले में रिट की जरूरत है तो वह हाईकोर्ट ही दे सकता है। जैसे कर संबंधी, ठीक है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन पे कोई ये बना रहा, अतिक्रमण हो रहा है, लोअर कोर्ट से नहीं माना जा रहा है, तो आप वहां पे रिट ले सकते हैं। तो वो सारे रिट जो हैं ये 226 में हाई कोर्ट में हैं। ठीक है, हाई कोर्ट 226 में जो रिट देता है वह इससे डिफरेंट हो गया। ये मौलिक अधिकार पर भी दे रहा है, अन्य मामले जो हैं उन पर भी रिट जारी कर रहा है, लेकिन ये जब भी रिट देगा तो केवल मौलिक अधिकार के मामले में देगा। ओके, मैं समझता हूं ये आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट डे विल कंटिन्यू विथ अ न्यू टॉपिक।